किसान बंधु नमस्कार। मेरे कृषि सहायक चैनल पर आपका स्वागत है। आज का कृषि का चर्चा का विषय है गेहूं में पहली सिंचाई। अब पहली सिंचाई का गेहूं में कितना महत्व है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहली सिंचाई में सबसे ध्यान रखने वाली जो बात है वो है पानी की मात्रा की। उचित मात्रा, अगर गेहूं की पहली सिंचाई में अगर पानी की अधिकता हो जाती है किन्हीं कारणों से, खेत असमतल होने के कारण, खेत में निचला क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण या पानी की अधिकता के कारण, तो आप सीधे समझ लीजिए कि पहला सीधा अटैक पानी की अधिकता के कारण आपको देखने को मिलेगा कि आपकी गेहूं की फसल धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाएगी। और ये केवल पानी की अधिकता के कारण होता है। इसलिए पहली सिंचाई का जो सबसे महत्वपूर्ण जो महत्व है हमारी फसल में गेहूं की सिंचाई का, वो है कि पहली सिंचाई हमारी बहुत सावधानीपूर्वक करनी है हमको और समय पर करनी है। दो बातें पहली सिंचाई पर लागू होती हैं। पहला समय और दूसरा मात्रा। विधि अपने अपने संसाधनों के हिसाब से है। कहीं पर बौछारी विधि का प्रयोग होता है, तो कहीं पर ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग होता है, कहीं पर फ्लड होता है। इस प्रकार से विधि तो आपके जो क्षेत्र है या जहाँ भी आप गेहूं फसल ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मात्रा और समय वो बहुत कुछ निर्भर करता है आपके खेत पर। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अपने खेत को पहचानो, अपनी मिट्टी को जानो। खेत को पहचानो और मिट्टी को जानो का तात्पर्य है कि अगर हम अपनी मिट्टी को नहीं जान रहे हैं कि हमारी मिट्टी हल्की है, भारी है, मटियार है, दोमट है, या उसके अंदर जीवांश की मात्रा कितनी है, कब हमने इसके अंदर जैविक जीवांश को हमने दिया है, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद को दिया है, इन सब पर भी निर्भर करता है। क्योंकि नमी का जो ठहराव है जमीन के अंदर, जो नमी की उपलब्धता है, वो बहुत कुछ हमारे इस कार्बनिक मैटर पर डिफर करती है। तो पहली सिंचाई का जो गेहूं की जो पहली सिंचाई का जो सही समय है वो जो बताया गया है अब तक रिसर्च के आधार पर, वो है 21 दिन। लेकिन हम 21 दिन को मानकर चलते हैं। बहुत पहले भी लगा सकते हैं और बहुत बाद में भी लगा सकते हैं। उसका कारण उसका जो पौधे का जो एक जड़ों का जो विज्ञान है वो ये कहता है कि 21 दिन के आसपास जड़ों का जो शिखर जड़ें होती हैं उनका विकास होता है और उस समय खेत में नमी का होना अति आवश्यक है। अब बात यह आती है कि अगर कोई ऐसा लोलैंड एरिया है जहाँ नमी की अधिकता है, तो ऐसा नहीं कि किसी दिन पर हम उसकी सिंचाई करेंगे, वो 22 दिन 25 दिन पर भी हो सकती है। लेकिन अगर नमी पर्याप्त मात्रा में और नमी अगर नहीं है तो हमको वो 21 और 22 दिन के अंतर पर कर देना ही हमारे लिए उचित होगा। दूसरे नंबर पर आता है कि जो विधि है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपका विधि है, लेकिन समय 21 दिन का होना चाहिए। 21 से 22 दिन के अंदर अंदर पहली सिंचाई कर देना गेहूं अति आवश्यक है। अन्य सिंचाइयां, दूसरी सिंचाई, तीसरी सिंचाई, चौथी सिंचाई समय समय पर जो की जाती हैं, उनमें पानी की अधिकता अगर थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है तो उतना उसका दुष्प्रभाव फसल पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन पहली सिंचाई का दुष्प्रभाव हमको गेहूं की फसल में तत्काल देखने को मिलता है और उसमें हमारी फसल पीली पड़ जाती है। अब उसमें होता क्या है कि हमारे किसान जो बंधु हैं ज़्यादातर उसको रोग मान लेते हैं कि क्यों पीला पड़ गया, रोग लग गया, और वो तुरंत उसके इलाज के लिए संसाधन जुटाने लगते हैं। तो उससे उनको दो नुकसान होते हैं। एक तो पैसा जाता है और जो दो दवाई वो डालते हैं उसको डालने में जो फसल का नुकसान होता है वो अलग, और उस दवा से या उस किसी चीज़ से उसका लाभ नहीं मिलता। वो शने शने जो नमी कमी पड़ेगी त्यों त्यों वो पौधा अपने आप अपनी गति पकड़ लेता है और हरा होने लगता है। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि जब फसल बीमार हो जाती है, एक तरह से बीमारी हो जाती है, पीला पड़ना बीमार हो जाना है, फिजिकल बीमार हो जाती है, वो कोई रोग नहीं होता उसमें, लेकिन रोग की तरह दिखाई देती है, तो उसका जो विकास है उसमें उसकी जो विकास है, जो उसकी गति, जो उसकी जो वृद्धि है, उसमें जो है रुकावट आ जाती है और फिर वो अपनी जो दौड़ है उसमें पीछे रह जाती है। अगर अधिक लंबे समय की फसल है तो उसको समय कम मिलेगा, उसकी ड्यूरेशन कम हो जाता है वृद्धि करने का, और शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल है तो उसका और कम हो जाता है। तो इसलिए पहली सिंचाई में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 21 दिन 22 दिन के अंतराल पर आप पहली सिंचाई गेहूं में अवश्य कर दें। दूसरा इसमें एक तत्काल जो विषय है गेहूं के साथ फसल में, वो है इसी समय आता है आपका दीमक का प्रभाव। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी के संसाधन कम है, अपलैंड एरिया है, भूड़ का एरिया है, जहां
आप जानते हैं कि आपके खेत में दीमक का प्रभाव है, क्योंकि हर किसान जानता है। मैं फिर वही उस शब्द को दोहराता हूं कि अपने खेत को पहचानो, अपनी मिट्टी को जानो। क्यों कि अगर हमको मालूम है कि हमारे इस खेत में दीमक लगती है तो संभवतः गेहूं की फसल में भी दीमक लगने की संभावना होगी। अब इस दो स्थितियां आती हैं इसमें, दीमक के बचाव करने की दो स्थितियां हैं। एक तो दो तरीके हैं, एक हम बीज शोधन में ही दवा को मिला दें, जैसे कि मैं पिछले उसमें मैंने आपको बीज शोधन के बारे में कुछ जानकारियां दी थी। तो गेहूं का बीज शोधन ही अगर हम कर देते हैं तो उससे भी हम बहुत कुछ दीमक के प्रकोप को रोक सकते हैं। तत्काल में जो अंकुरित होते वक्त लगेगी तो उसको दीमक के प्रभाव को रोका जा सकता है। दीमक, अब इसके बीज शोधन कैसे करना है? जो एक दवा आती है क्लोरीपाइरिफास, सस्ती और सुलभ दवा, 20% EC की आती है, उसकी जो है आप 3 से 4 ml मात्रा, 3 से 4 ml मात्रा पर kg सीड के हिसाब से अगर आप बीज में मिला देंगे तो वो बीज जो है अंकुरित होते समय दीमक का जो हानि है उससे वो बच सकता है। दूसरे नंबर पर आता है कि जमाव में नहीं लगा, लेकिन जमने के बाद नमी कम हो गई और दीमक ने अटैक कर दिया खड़ी फसल में। इसको हम कह सकते हैं खड़ी फसल में दीमक का प्रभाव। तो खड़ी फसल में दीमक के प्रभाव को रोकने के लिए भी हम इसी क्लोरीपाइरिफास नाम की दवा का प्रयोग गेहूं में कर सकते हैं। अब उसको करने का तरीका क्या है कि आप जो मैंने आपको बताया कि सबसे सुलभ और आसान और कारगर दवा जो हमारी क्लोरीपाइरिफास है, इस दवा को आप 1 से 2 लीटर, नियर अबाउट 1 से 2 लीटर जो है आप ये खड़ी फसल में इसको आप बालू में मिलाकर जो है उसको सिंचाई से पूर्व या सिंचाई के पश्चात खेत में ब्रॉडकास्ट कर देंगे तो वो जो दवा है वो दीमक को कंट्रोल कर लेगी। दूसरी दवा एक और आती है जो बायोपेस्टिसाइड में आती है। इसका प्रयोग अगर हम जुताई से पहले आखिरी जुताई पर कर ले या गोबर की खाद जिसमें देते हैं उसमें कर ले तो हम इस दीमक को अपने खेत से समूल भी नष्ट कर सकते हैं। वो बायोपेस्टिसाइड में आता है विवेरिया बेसियाना। विवेरिया बेसियाना नाम की जो दवा आती है ये खेत की दीमक को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम करती है। इसका भी प्रयोग अगर आप लगातार, अगर आपका दीमक प्रभावित क्षेत्र है या आपका खेत ही दीमक प्रभावित है तो आप उसमें जो है विवेरिया बेसियाना का अगर लगातार प्रयोग करते रहेंगे तो आप खेत की जो दीमक है वो समूल नष्ट हो सकती है। अब जो विवेरिया बेसियाना नाम की दवा जो है उसकी जो मात्रा है वो 1 से 2 किलो, 1 से 2 किलो विवेरिया बेसियाना को बढ़िया सड़ी गोबर खाद में 50, 60, 70, 80 किलो जो आपके पास उपलब्ध हो सड़ी गोबर खाद में मिला करके मिक्स करके आप आखिरी जुताई अगर खेत में दे देते हैं तो उससे भी हम दीमक को कंट्रोल कर सकते हैं। गेहूं के साथ साथ गन्ने की बुआई भी चल रही है। गन्ने में भी दीमक का प्रकोप जब गेहूं में हो सकता है तो दीमक गन्ने में भी हो सकता है। तो गन्ने में भी हम अगर खड़ी फसल में अगर हमारा दीमक का प्रकोप हो जाता है तो उसके लिए भी हम यही क्लोरीपाइरिफास नाम की दवा का प्रयोग खड़ी फसल में भी पानी के साथ कर सकते हैं। और उसकी गन्ने की फसल में जो मात्रा होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, वो 2 से 2.5 लीटर होती है। तो इस ढंग से अगर आप खड़ी फसल में क्लोरीपाइरिफास का प्रयोग करेंगे तो गन्ने में भी आप दीमक का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि दीमक का जो पहले आपने एक बार कंट्रोल कर लिया तो ऐसा नहीं कि एक बार आपने दवा डाल दी तो आपको दीमक नहीं लगेगी, क्योंकि दीमक जो उस दवा के संपर्क में आएगी वो तो मर जाएगी। अगर कहीं कुछ दीमक अगर संपर्क में नहीं आई और जमीन से पुनः अगर आ गई तो हो सकता है आपको दोबारा भी प्रयोग करना पड़ सकता है। लेकिन होता यह है कि जब पौधा हमारी छोटी अवस्था में होता है तो कोमल होता है तो उसको दीमक आसानी से नुकसान पहुंचा लेती है। लेकिन जो पौधा बड़ा हो जाता है उसका तना सख्त हो जाता है, स्टेम सख्त हो जाता है, घना हो जाता है, फिर दीमक उतना प्रभाव नहीं कर पाती। ये इस ढंग से अगर आप दीमक को कंट्रोल करेंगे तो आपका कम बजट में भी आसानी से दीमक कंट्रोल हो सकता है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपको गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। असरदार, दमदार, ठोस खेती की बात।